तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जिस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सेम होता है, तो ऐसी सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब हुआ कि इमेजिनरी सरफेस, एन इमेजिनरी सरफेस at which electric potential of every point is same is called equipotential surface। ठीक है, तब देखिए एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। एक पॉइंट चार्ज, और इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए या नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है स्पेस में, उस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V एट एनी जनरल पॉइंट P इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यदि हम इस पर्टिकुलर चार्ज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने इस क्वांटिटी को फिक्स कर दिया है। K जो है इज ऑलरेडी ए कांस्टेंट, तो इसको भी हमने फिक्स कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो इस डिस्टेंस पर वेरी कर रहा है। तो R की वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि Q तो हमने फिक्स कर ही दिया है। इस पर्टिकुलर चार्ज की ही बात कर रहे हैं। R की वैल्यू कम करेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी। R की वैल्यू ज्यादा करेंगे, R मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। R बढ़ाने पर V कम होगा और R घटाने पर V ज्यादा होगा। लेकिन इन ज्यादा और कम के बीच में क्या ऐसे हम मल्टीपल पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं जहां पर R की वैल्यू सेम हो? तो चलिए देखते हैं कि एक पॉइंट मान लिया मैंने, यहां पर है पॉइंट, और इस पॉइंट का डिस्टेंस मान लिया R है। तो इस पॉइंट को नाम दिया मैंने P। क्या R डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट भी हो सकता है? यस, हो सकता है। पॉइंट यहां पे ले लिया मैंने P1, जो यहां से R डिस्टेंस पर है। क्या ऐसा और एक और पॉइंट हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली। यहां से R डिस्टेंस पर एक और पॉइंट ले लीजिए, यहां पे एक पॉइंट है P2। और कोई हो सकता है? यस। यहां पे एक और पॉइंट ले सकते हैं R डिस्टेंस पर P3। ऐसे यहां पर एक पॉइंट ले सकते हैं R डिस्टेंस पर P4। ऐसे यहाँ पर पॉइंट ले सकते हैं R डिस्टेंस पर P5। ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट्स ले सकते हैं R डिस्टेंस पर P6। ऐसे ही R डिस्टेंस पर आप ढेर सारे पॉइंट्स ले सकते हैं, और उन ढेर सारे पॉइंट्स को आप यदि कनेक्ट कर दें, यदि मैं 2D में बात करूं तो इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा तो मुझे एक सर्कल मिलेगा। लेकिन यदि हम रियल लाइफ में बात करें, 3 डायमेंशन में बात करें, तो आपको एक स्फीयर मिलने वाला है। एक स्फीयर के पेरिफेरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स कहलाएंगे, वो सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, वो जो पूरा सरफेस है, वो कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, तो यहां से क्या पता चलता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो एक स्फीयर यदि हम बना दें, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, तो वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स रिप्रेजेंट करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ये रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मान लीजिए सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल V1 है, तो V1 पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि इस सरफेस पर एग्जिस्ट करने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बेटा? V1 के बराबर। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो इस सरफेस पर लाई करेगा, दैट विल हैव द पोटेंशियल V1। ऐसे ही मान लीजिए इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल V2 है, तो इस सरफेस पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? V2 के बराबर होगा। एंड सिमिलरली आप
इस थर्ड सरफेस के बारे में बात कर सकते हैं। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V3 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 3V3 V3 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 ऐसे ही आप ऐसे इनफाइनाइट अनगिनत इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं फॉर अ पॉइंट चार्ज। ठीक बात आई समझ में? ठीक। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक बार दोबारा रिवाइज करिए, पोटेंशियल का मतलब क्या है। तो एक इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक एक चार्ज को लाने में पर यूनिट चार्ज जितना वर्क डन करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट को, उसे उस वैल्यू को, उस वर्क डन की वैल्यू को उस पॉइंट का पोटेंशियल कहा जाता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल कहा जाता है। तो ये डायग्राम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी तो ये है कि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 एक आएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो नहीं, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम किसी चार्ज को मूव कराएं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर रहते हुए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, वो जीरो के बराबर आता है। तो यहां मैं लिखूंगा बिकॉज पोटेंशियल difference between any two points on an equipotential surface is zero, that means work done by electric force slash external agent in moving a charged particle without any acceleration will be zero। समझ में आ गया? क्योंकि ये पोटेंशियल का डेफिनेशन ही है कि वर्क डन की वैल्यू पोटेंशियल के बराबर होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी वर्क डन वहां पे नहीं हुआ होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जितना पॉजिटिव हुआ उतना ही नेगेटिव हो गया, तो दोनों मिलकर टोटल वर्क डन अभी भी जीरो के बराबर ही होगा यदि हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएं। तो सर क्या पाथ के ऊपर ये बात डिपेंड करेगी कि हम किस पाथ से ले जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक? नहीं। आप चाहे इक्विपोटेंशियल सरफेस से स्टार्ट करिए और खत्म इक्विपोटेंशियल सरफेस पर करिए, बस आप बीच में उसके साथ उसको कहीं पे भी ले जाइए, दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो इनिशियल जो है पोजीशन और फाइनल पोजीशन वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर होनी चाहिए, तब हम वर्क डन के बारे में कह सकते हैं जीरो होगा। रास्ते में आप कुछ भी करिए चार्ज के साथ, कहीं ले जाइए उसको, पूरी दुनिया में घुमा दीजिए, डज नॉट मैटर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड at any point कहां पे है? ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, electric field at any point on equipotential surface is always normal to the surface।
नॉर्मल टू द सरफेस। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है लाइक दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से कोई भी एक रैंडम पॉइंट यहाँ पे उठा लीजिए, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब है कि सरफेस पे टेंजेंट बनाएंगे तो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर। ठीक, मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि इस पॉइंट पर बताइए कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट बनाइए दैट रिप्रेजेंट्स योर सरफेस एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर या इधर हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में, नीचे की तरफ भी हो सकता है, बट इट विल ऑलवेज बी नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब है कि सरफेस पर टेंजेंट बनाएंगे तो उसके परपेंडिकुलर होगा। अब इस बात का रीज़न भी बहुत सिंपल है कि क्यों होगा परपेंडिकुलर, ये भी इसका बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो मान लीजिए एक बार हम उल्टा मान लेते हैं और उसको प्रूव कर देंगे कि ये गलत है। तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होना चाहिए वो होना चाहिए था ऐसे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ऐसे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, मैंने मान लिया लेट इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर ये आइडियली इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, पर मैंने मान लिया इस तरह से है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे ई एक्स मान लेते हैं इसको, और एक कंपोनेंट होगा इसका ई वाई। तो यदि सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आने से मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे लगेगा यदि किसी चार्ज को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो यदि यहाँ पे मैंने कोई भी चार्ज रख दिया तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होगा तो चार्ज को मूव कराने में कुछ वर्क हो जाएगा। और ये फर्स्ट वाले रूल के सख्त खिलाफ है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चलने पर वर्क नहीं हो सकता। पहला पॉइंट कहता है लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस तरफ आ गया तो वर्क हो जाएगा। इसका मतलब ये सिचुएशन जो है इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां में लिखेंगे इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक, इसकी जो डिटेल है आपको नोट्स में मिल जाएगी, आप लिख भी सकते हैं खुद से। बिकॉज इफ दिस कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है ई एक्स, यदि सरफेस के अलोंग आ गया तो वर्क हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चलने में कोई भी वर्क नहीं करना होता है, टोटल वर्क डन जीरो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, ऐसा भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद हमें कुछ और हमारे पास सिस्टम्स हैं जिनके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से एक है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ इनफाइनाइट वायर। एक इनफाइनाइट वायर है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ, इसमें एक तो हम लिख चुके हैं पॉजिटिव चार्ज का, इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइट चार्ज वायर या वेरी लॉन्ग चार्ज वायर जो है, इसके लिए हम बना रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक चार्ज वायर है बेटा, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये इनफाइनाइट तक इसके हाथ पैर फैले हुए हैं। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, दैट इज 2k लैम्डा बाय आर। याद है सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय आर, मालूम है सबको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि हम इसका ड्रॉ कर दें, एक तरीका ये है कि इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ करने का, कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ड्रॉ कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये 3D में होगा। तो एक आपके पास ये वायर है, इसकी वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड
होगा हर डायरेक्शन में इस तरीके से, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमें एक सरफेस चाहिए, तो हम एक सरफेस बना सकते हैं बड़ी आसानी से कि एक ऐसा जो सरफेस है, ये जो सरफेस है बेटा पूरा एक सिलेंडर, दिस होल सिलेंडर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये पूरा सिलेंडर, पूरा सिलेंडर। ऐसे ही और भी सिलेंडर आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ही कहलाएंगे। सो दिस होल सिलेंडर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। सो ढेर सारे कोएक्सियल सिलेंडर्स आप बना सकते हैं। दीज सिलेंडर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दीज आर, लेट्स से इनका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 होगा, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V2 होने वाला है। ये हुई बात आपके इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर की, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड, डायपोल की वजह से। डायपोल वाला इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसका डायग्राम याद रखेंगे, डिटेल कभी बताएंगे आपको। तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और -Q, और एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर +Q। इनके बीच में कोई सेपरेशन होगा, हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो बेसिकली दीज आर जस्ट 2 पॉइंट चार्जेस। इनके जो पोटेंशियल होंगे किसी पॉइंट पर वो KQ/R और K-Q/R होंगे। तो मान लीजिए मैं इनके मिड पॉइंट पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स से एक मिड पॉइंट पर एक पॉइंट है यहाँ पर, और जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इसका है, राइट। मान लिया इसका डिस्टेंस यहाँ से R1 है और इतना ही डिस्टेंस इसका R1 यहाँ पर है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आप कैलकुलेट करिए, यहाँ साइड में कितना आएगा, V = KQ/R1 + K-Q/R1। ये दोनों बराबर हैं, जीरो हो जाएंगे, माइनस प्लस, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो आ गया। ठीक बात आई समझ में। अब इसके बाद इसी लाइन पर, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने। इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए R2 के बराबर है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस किसका है, R2 के बराबर है, बिकॉज इट्स अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हर किसी पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस से क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिख सकता हूँ किसी भी पॉइंट पर, दैट इज KQ/R1 + K-Q/R1। R1 नहीं R2 लिया था, so let's say these are R2। अभी भी क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब मिड पॉइंट का जो पोटेंशियल है जीरो, वही यहाँ का पोटेंशियल है जीरो। ऐसे ही कोई भी पॉइंट इस लाइन पर यदि आप लेंगे तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा, 0 0 0 0 0 0, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, 0 0 0 0 0, सबका पोटेंशियल जीरो है। अब ये तो 2D में बात हुई। अब 3D में भी हम यदि बात करें तो एक लाइन की जगह हम कह सकते हैं कि ये पूरा प्लेन जो है, जो इसके बीच में से पास हो रहा है, ये जो प्लेन है पूरा, ये पूरा प्लेन ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो मैं इन डिस्ट्रैक्शंस को हटा देता हूँ, यहाँ से इन लाइंस को हटा देता हूँ, मैं डायरेक्ट प्लेन यहाँ पे आपको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, समझ तो गई आप। तो यहाँ पे प्लेन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। This is an equipotential surface, equipotential surface, ठीक है। और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, जीरो के बराबर। और भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं यहाँ पे लाइक दिस। ये जो हैं सारे जो सर्कल्स बना रहा हूँ मैं, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। और बेसिकली 2D में बनाए हैं, 3D में स्फीयर्स होंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं सारे, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं लाइक दिस। ठीक, अभी के लिए आप इनको याद रखें, ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे किसी दिन वीडियो में।
अभी ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि दीज ऑल सर्कल्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये this also is equipotential surface, this is equipotential surface, these are also equipotential surface, these are equipotential surface. ओके, ठीक है। इसके बाद आगे तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, फॉर्मूला आई थिंक आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा स्कूल में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि उस फॉर्मूले को लगाते कैसे हैं, उस रिलेशन को यूज़ कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, और उसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो मान लीजिए कि एक स्पेस में कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल है V। पोटेंशियल है, इसका मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब फील्ड है तो पोटेंशियल है, फील्ड है पूरे रीजन में, दिख नहीं रहा है आपको, हमको पता भी नहीं है किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी डोंट नो यट। यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, कुछ नहीं पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, नो इन्फॉर्मेशन। अब इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ये पॉइंट जो है पूरे स्पेस में अकेला बैठा हुआ है, तो इसको लोकेट करने के लिए हमें ड्रॉ करना होगा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया, ये x है, ये y है, z भी होगा आगे की तरफ, बाहर की तरफ z होगा, z एक्सिस। इस पॉइंट को मैंने एक पोजीशन वेक्टर दिया, इसको एक नाम दिया, इसको मैंने एड्रेस दिया, और इस एड्रेस को हम एक वेक्टर के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक दिस। दिस इज द वेक्टर, वेक्टर पोजीशन वेक्टर इसको कहते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि इस पॉइंट जो भूला भटका स्पेस में था, उसको हमें एक एड्रेस, हमें एक लोकेशन जो हमने प्रोवाइड कर दी इस पॉइंट O के रेस्पेक्ट में, तो इस वेक्टर को O से लेके इस पॉइंट तक जाने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। अब इस पॉइंट के बहुत ही नजदीक, बहुत ज्यादा पास में, बहुत जितना छोटा आप सोच सकते हैं उतने छोटे डिस्टेंस पर ये मैंने एक दूसरा पॉइंट ले लिया, एनीवेयर रैंडम कहीं भी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, और मैंने माना कि ये और ये बहुत ज़्यादा पास में है। मैं बोर्ड पे बिल्कुल पास में दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, डायग्राम अच्छे से नहीं दिखेगा। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पास में है, और इस पॉइंट पर की जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, V प्लस dV के बराबर इसकी वैल्यू हो जाती है। और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का जो नया लोकेशन है, नया एड्रेस है O के रिस्पेक्ट में, वो आप दिखा सकते हैं like this। ये इसका नया पोजीशन है, इसको हम कह देते हैं कि R वेक्टर में हमने थोड़ा सा चेंज किया, R वेक्टर प्लस dr वेक्टर, ठीक बात। अब आप देखिए दोस्तों कि इस वेक्टर में से dr प्लस dr वेक्टर में से मैं इस वेक्टर को माइनस कर दूं तो आपके पास कौन सा वेक्टर मिलेगा, ये वाला वेक्टर आपको मिलने वाला है। और इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, दिस वेक्टर इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस एंड दिस, तो ये आ जाएगा आपके पास r प्लस dr माइनस r वेक्टर, दैट इज dr वेक्टर। मैं नाम दे देता हूं इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट को नाम दिया O, इस पॉइंट को नाम दिया A, और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने B। सो OAB एक ट्राइंगल बन चुका है। OA वेक्टर R वेक्टर के बराबर है, और OB वेक्टर जो है वो R प्लस dr वेक्टर के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि AB वेक्टर जो होगा वो dr वेक्टर के बराबर होगा। अब मैं एक पॉजिटिव चार्ज, एक चार्ज लेता हूं और उस चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि A पॉइंट से B पॉइंट तक एक चार्ज को लाया जाए विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एक्सेलरेशन।
ये बात इंपॉर्टेंट है कि बिना किसी एक्सेलरेशन के हमें इस चार्ज को यहां से यहां लाना है, ए से बी। इफ वी टेक a charge q naught from point A to point B slowly without any acceleration, without any appreciable acceleration हो तो बहुत कम हो, बहुत छोटा एक्सेलरेशन हो, बिकॉज अभी चार्ज वेस्ट पे है और उसको मूव कराएंगे तो एक्सेलरेशन तो होगा ही, बट देयर इज वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन। ए से बी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ए से बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस इतना छोटा है। इस छोटे से डिस्टेंस के ऊपर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ना के बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। तो कोई भी रैंडम डायरेक्शन हो सकती है, तो मैंने लिखा उसको ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इस रीजन में, वी डोंट नो अबाउट इट। तो मैंने माना लेट्स assume that electric field in the region A to B is E vector. So work done by small work done by electric force will be, देखिए कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम ए टू बी, छोटी सी जर्नी में इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है q टाइम्स ई वेक्टर, ये फोर्स है बेटा, डॉट डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट है dr वेक्टर, और हम एक फॉर्मूला जानते हैं अच्छे तरीके से, एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि जो dv होता है बेटा, dv स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय q नॉट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पोटेंशियल में बताया था। तो इस रिलेशन को, इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को आप इसके साथ सॉल्व करिए, इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करिए, तो आपको मिलेगा dv इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज q नॉट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर डिवाइडेड बाय q नॉट। q नॉट से q नॉट गया, उड़ा सकते हैं, नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो आपको एक रिलेशन मिलता है दैट dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr वेक्टर। ये रिलेशन हमें मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे E वेक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज E वेक्टर? E वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दिस रीजन। क्या इसकी डायरेक्शन पता है? नहीं। मैग्नीट्यूड पता है? नहीं। क्या एंगल पता है dr वेक्टर के साथ? वो भी नहीं पता है। लेकिन हम इस फॉर्मूले को एक अजम्पशन लेकर हम इस फॉर्मूले को आसान बना सकते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और dr वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, यदि हम मान लें कि इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ले जाया गया है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और dr वेक्टर आपस में पैरेलल हैं या एक ही डायरेक्शन में है, E वेक्टर और dr वेक्टर, तो यहां मैं लिख देता हूं, एक नया पेज ले लेते हैं। assumption क्या है? if E vector and dr vector are in same direction, मतलब क्या है कि dr वेक्टर भी ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी ऐसे है,
तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर हो चुके हैं, तो इनके बीच में एंगल बताइए कितना हो गया है। इन दोनों के बीच का एंगल हो चुका है 0 डिग्री। तो मैं हमारे जनरल रिलेशन को क्या लिख सकता हूं, ई डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर था माइनस ई डॉट डी आर। तो ई डॉट डी आर को मैं ई डी आर कॉस थीटा लिख सकता हूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं इसको माइनस ऑफ ई डी आर कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है 1, तो आपको रिलेशन मिलता है डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, तो आपको मिलेगा यहाँ से E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, डी वी अपॉन डी आर माइनस में। और बेटा ये रिलेशन कब वैलिड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी आर वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराएं, चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करें, तो ये रिलेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, we have to move along इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ई वेक्टर के along हमें मूव करना है। ठीक बात आई समझ में? आगे जो E है वो मैग्नीट्यूड है, डी आर जो है दैट इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड, डी आर मैग्नीट्यूड है, E मैग्नीट्यूड है। तो मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहने वाली है। मैं नया ले लेता हूँ, नया दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। सो E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो ये E पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब इसको भी पॉजिटिव क्वांटिटी होना पड़ेगा। और ये पॉजिटिव क्वांटिटी कब हो सकती है, जब dV की वैल्यू नेगेटिव हो। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव सारे पॉजिटिव हो। तो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि जो dV है बेटा उसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। dV की वैल्यू नेगेटिव है, तो इससे क्या समझ में आता है, इस डायग्राम को देखिए, पुराने वाले डायग्राम को, कि पोटेंशियल V से V प्लस dV हो जाता है, dV नेगेटिव आया फाइनली, तो इसका मतलब पोटेंशियल यहां से कम हो गया है। तो यहां से एक बात प्रूव होती है कि पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पर कम होता है। इससे ये एक बात प्रूव होती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस in the direction of electric field, the direction of electric field। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है।